हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जब हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे फ्री वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं हमारे अफेयर्स क्लाउड हिंदू वोकैब्स टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, राइट। एंड यहां पर हम डेली आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहीं पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको 5 क्विज क्वेश्चंस भी दें डेली बेसिस पे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, करेक्ट। एंड ये चीजें अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने वोकैब को इंक्रीज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे गिवन है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड अपने वोकैब को और एनहांस कीजिए एंड डेली बेसिस पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 19 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी नई एफडीआई लिमिट के रूल्स को यहाँ पे नोटिफाई किया, करेक्ट, फॉर सैटेलाइट रिलेटेड एक्टिविटीज अंडर एफईएमए एक्ट। एफईएमए क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, करेक्ट। और अभी ये जो नए रूल्स नोटिफाई किया ना, ये 3rd अमेंडमेंट है, राइट। मार्क करके चलेंगे पहली चीज। एंड दीज नए रूल्स, इनको बोला जाएगा एफईएमए एक्ट ऑफ 2024। ये जो नए रूल्स हैं ये आपके 16 अप्रैल से लागू होंगे 2024। एंड यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करके चलेंगे वो क्या है कि अभी
यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई कर दिया है कि हम 100% एफडीआई अलाउ करेंगे इन स्पेस सेक्टर। इन स्पेस सेक्टर हम स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ करेंगे। मार्क करके चलेंगे, ठीक है। इन फेब यूनियन कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया अमेंडमेंट्स इन द एफडीआई पॉलिसी। ये थर्ड अमेंडमेंट रहेगा एंड ये स्पेस सेक्टर के लिए रहेगा। यहाँ पे 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है स्पेस सेक्टर में। एंड एज पर द अमेंडेड एफडीआई पॉलिसी, जो सैटेलाइट सब सेक्टर है इसको 3 डिफरेंट एक्टिविटीज में कैटेगराइज किया गया, करेक्ट। और यहाँ पर हम 100% एफडीआई देखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ पे जो आपको याद रखना है, ठीक है। मार्क करके चलेंगे इसको। इसके अलावा फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स और सब सिस्टम्स फॉर सैटेलाइट ग्राउंड सेगमेंट्स एंड यूजर सेगमेंट, हम यहाँ पे 100% एफडीआई देखेंगे। फिर फॉर सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन, सैटेलाइट डाटा प्रोडक्ट्स, ग्राउंड सेगमेंट, यूजर सेगमेंट, यहाँ पे 74% एफडीआई अलाउड है एंड ओवर 74% विल रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल, करेक्ट। तो अगर हम जिस्ट निकालें इस न्यूज़ का, तो यहाँ पर थर्ड अमेंडमेंट हुआ फैमा एक्ट में ऑफ 2019, करेक्ट। अब ये फैमा एक्ट ऑफ 2014 हो गया है, थर्ड अमेंडमेंट है एंड यहाँ पे 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है स्पेस सेक्टर में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ एपीएस साइंड इन FY24। एपीएस क्या होते हैं? एपीएस होते हैं आपके एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट्स। तो अभी यहाँ पे सीबीडीटी के द्वारा कितने एपीएस साइन किए गए FY24 में, करेक्ट। तो यहाँ पे 125 एपीएस साइन किए गए सीबीडीटी के द्वारा। सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये आपकी सीबीडीटी जो भी डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस लाती हैं, ये सीबीडीटी वो काम करती है, ठीक है। इसके अंडर आता है सब कुछ। सीबीडीटी इन्होंने अभी 125 एपीएस साइन किए। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट्स, बेसिकली इसका एम क्या होता है कि जो डबल टैक्स होता है टैक्सेशन के अंडर, डबल टैक्स यहाँ पे टैक्स पेयर्स को पे ना करना पड़े, उसके लिए यहाँ ध्यान रखा जाता है। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट्स जो टैक्स प्रोसीजर है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए एंड जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे ये एपीएस साइन किए जाते हैं, करेक्ट। एपीएस ये इंश्योर करती है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, करेक्ट। एंड यहीं पर हम देखेंगे कि 125 एपीएस साइन किए गए टोटल FY24 में सीबीडीटी के द्वारा। अब एपीएस भी आपके 3 तरह के होते हैं, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। एक होता है यूनिलेटरल एपीए, बायलेटरल एपीए और मल्टीलेटरल एपीए। यूनिलेटरल एपीए होता है जिसमें आपका टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री इन्वॉल्व होती है। बायलेटरल एपीए होता है टैक्स पेयर एंड द टैक्स अथॉरिटी ऑफ द कंट्री एंड द एसोसिएटेड कंपनी, जिस कंट्री में, फॉरेन कंट्री में वो है, और उस कंट्री की, फॉरेन कंट्री की टैक्स अथॉरिटी। एंड मल्टीलेटरल होता है जहाँ पे मल्टीपल एंटिटीज इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे यूनिलेटरल और बायलेटरल एपीएस की भी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि हमने 86 यूनिलेटरल एपीएस साइन किए, एपीए। हमने 39 बायलेटरल एपीएस साइन किए, करेक्ट। और 95 टोटल हमने एपीएस साइन किए थे फाइनेंशियल ईयर 23 में, और 25 में हम फिस्कल ईयर 24 में हमने टोटल 125 एपीएस यहां पर साइन करें। मार्क करके चलेंगे, ठीक है। एंड सीबीडीटी ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आ जाती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आ जाती है सीबीडीटी। सीबीडीटी की बात करें, यहां पे एक चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स रहते हैं जो कि IRS मेंबर्स होते हैं, इंडिया रेवेन्यू ऑफ सर्विस मेंबर्स। ये आपका इनकम टैक्स, रेवेन्यू, लेजिस्लेशन, ऑडिट, इन सब का काम करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सीबीडीटी के चेयरमैन कौन रहेंगे, तो वो है नितिन गुप्ता। चेयरमैन कौन है? नितिन गुप्ता, ठीक है। एंड ये किसके? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अगर मिनिस्ट्री पूछी जाए सीबीडीटी की तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रहेगी, करेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ एपीएस जो साइन किए गए कितने हैं FY24 में सीबीडीटी के द्वारा? 125। मूविंग ऑन, ये आप देख सकते हैं, दिस मार्क्स 31% इंक्रीज फ्रॉम 95 एपीएस जो हमने FY23 में साइन किए थे, एंड द हाइएस्ट नंबर ऑफ एपीएस साइन इन एनी फाइनेंशियल ईयर सिंस इन इट्स इंसेप्शन, ब्रिंगिंग टोटल टू 641 कंप्राइजिंग ऑफ 506 यूएपीएस, दैट इज यूनिलेटरल एपीएस, एंड 135 बायलेटरल एपीएस। नेक्स्ट,
फिस्कल ईयर 24 की बात करें, यहाँ पे हमने हाईएस्ट नंबर ऑफ बायलेटरल एपीएस साइन किए एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल अग्रीमेंट्स विद 7 ऑफ इंडियाज ट्रीटी पार्टनर्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, जापान, सिंगापुर, यूके एंड यूएसए। नेक्स्ट पे चलते हैं, टेक अ नोट ऑफ दिस, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक पैनल फॉर्म किया ताकि जो हमारी एफिशिएंट माइनिंग है क्रिटिकल मिनरल्स की, उसके ऊपर हम लॉस बना सकें। इस पैनल को हेड किया जाएगा किन के द्वारा? अगर हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो ये वो मिनरल्स होते हैं जो कि इंडिया की एक फाइनेंशियल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में जो हेल्प करते हैं हमें ग्रो करने के लिए, राइट। 30 ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट। उनकी कॉस्ट इफेक्टिव माइनिंग के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव माइनिंग के लिए, राइट, न्यू टेक्नोलॉजी से हम उसको माइन कर सकें, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हम फॉलो कर सकें, करेक्ट। तो ऐसे नए यहाँ पे लॉज बनाने के लिए फॉर इफेक्टिव माइनिंग ऑफ दिस क्रिटिकल मिनरल्स एक पैनल सेटअप किया गया। उस पैनल को हेड किन के द्वारा किया जाएगा? तो उस पैनल को हेड किया जाएगा विजय कुमार सरस्वत के द्वारा, VK सरस्वत। ये मेंबर है नीति आयोग के, करेक्ट, और ये इस पैनल को हेड करेंगे। यहां पर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही होता है, मार्क करके चलें, ठीक। फिर इसी के साथ साथ मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस पैनल का कि ये हमें कॉस्ट इफेक्टिव एंड साइंटिफिक मेथड्स बताएं कि हमें जो ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जैसे स्पेशली अगर यहां पर हम देखें कॉपर, गोल्ड एंड डायमंड, इनको हमें माइन करना है तो किस तरीके से माइन करना चाहिए कि ये कॉस्ट इफेक्टिव हो, न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, करेक्ट। फिर अगर हम बात करें यहीं पर राकेश मोहन की, राकेश मोहन कौन है? राकेश मोहन ये इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल पे आते हैं ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल पे आते हैं ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। राजीव गौबा कौन है? राजीव गौबा याद रखेंगे, राजीव गौबा को यहां पर अभी अपॉइंट किया गया था एज द चेयरमैन ऑफ अ कमिटी, वो कमिटी जो कि आपके जो क्वीर्स कम्युनिटी है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेगी ताकि उनको डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े, उनके खिलाफ वायलेंस ना हो। तो उस कमिटी को जो बनाया गया, उस कमिटी के चेयरमैन कौन रहेंगे? राजीव गौबा। PR श्रीजेश की बात करें तो PR श्रीजेश एंड कैमिला कैरम, इन दोनों को यहां पर अभी अपॉइंट किया गया को चेयर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एथलीट्स कमिटी के को चेयर अपॉइंट किए गए हैं PR श्रीजेश एंड कैमिला कैरम, ठीक, मार्क करके चलेंगे। इसी के अलावा एक और यहां चीज याद रखेंगे, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2023 में 5.9 मिलियन टन्स का एक रिजर्व डिस्कवर किया था लिथियम का। लिथियम हम जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारी बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और हम जानते हैं आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करने वाला है। और ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया था? इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भी कहाँ पे? सलाल हाई माना ये एक जगह है इन जम्मू एंड कश्मीर जहां पर ये लिथियम रिजर्व डिस्कवर करा गया। नेक्स्ट आ जाता है फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने नोटिफाई किया स्पेसिफिकेशन ऑफ विच न्यू प्रोडक्ट फर्टिलाइजर टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इफको। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा अभी कुछ नई गाइडलाइंस दी गई, नई स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की गई एक नए तरीके के फर्टिलाइजर्स के द्वारा के लिए जो कि इफको के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि इफको मैन्युफैक्चर करेगा, उसको 3 साल तक मैन्युफैक्चर करेगा। और अभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी 15 अप्रैल से 2024 से 3 साल तक ये इसको मैन्युफैक्चर करेगा। ये जो नया वर्जन है ये है नैनो यूरिया प्लस, राइट, नैनो यूरिया प्लस। इसी को हम बोलते हैं नैनो यूरिया लिक्विड 16 के भी नाम से। क्यों? क्योंकि इसमें 16% हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है जो कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। एक चीज याद रखेंगे, प्लांट को ग्रो करने के लिए ना नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम इनकी बहुत डिमांड होती है। कैल्शियम फिर भी थोड़ा अमाउंट में चल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और फास्फोरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक प्लांट की ग्रोथ के लिए, करेक्ट। तो ये नैनो यूरिया प्लस, इसको डेवलप करने के लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ स्पेसिफिकेशंस बताई गई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, जो कि मैन्युफैक्चर की जाएंगी इफको के द्वारा। 3 साल तक इनको मैन्युफैक्चर यहाँ पे करा जाएगा। यहीं पर अगर मैं नैनो डीएपी की बात करूं, डीएपी क्या होता है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो अभी रिसेंटली नैनो डीएपी याद रखेंगे, नैनो
मतलब नैनो पार्टिकल्स यहाँ पे ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट यहाँ पे यूज किया गया। ये लिक्विड डीएपी यहाँ पे डेवलप किया गया है इफको के द्वारा। एंड यहाँ पर एक बॉटल, जैसे हमने देखा कि ये लिक्विड है, इससे पहले आपको पाउडर्ड फॉर्मेट में, बैग के फॉर्मेट में मिलता था, जिसकी कॉस्ट आती थी 1350 रुपीज पर बैग। अब ये रिड्यूस होकर रह गई है जस्ट 600 रुपीज पर बॉटल ऑफ नैनो डीएपी। तो इससे कॉस्ट इफेक्टिव भी हुआ है ये काफी ज्यादा, एंड फार्मर्स के लिए बजट फ्रेंडली काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। इससे काफी ज्यादा जो हमारे लॉजिस्टिक है, इवन वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, उसमें काफी ज्यादा हमें कॉस्ट बचेगी। फिर अगर नैनो यूरिया की यहीं पे अगर हम बात करें, नैनो यूरिया याद रखेंगे, नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्मेट में ये वर्ल्ड का पहला नैनो फर्टिलाइजर बना, जो कि नोटिफाई किया गया बाय फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1985। ठीक, और फिर यहीं पे याद रखेंगे, अभी हमने बात किया था नैनो यूरिया प्लस की, जिसको हम क्या बोलते हैं, नैनो यूरिया लिक्विड 16। और 16 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 16% आपका नाइट्रोजन रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा ये नई स्पेसिफिकेशन यहाँ पे नैनो यूरिया प्लस के लिए डिफाइन की गई, जो कि मैन्युफैक्चर की जाएंगी इफको के द्वारा, और 3 साल के लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नैनो यूरिया प्लस है 16% नाइट्रोजन कंटेंट, पीएच इसका रहेगा 4 से 8.5% के बीच में, एंड विस्कोसिटी 5 से 30। पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये बताता है कि वो कितना एसिड है या फिर बेसिक है। करेक्ट। और ये जो नैनो यूरिया प्लस है, ये कमर्शियल प्रोडक्शन कहां पर होगा इसका, इफको के कलोल प्लांट में, जो कि गुजरात में है, अनोला एंड फुलपुर इन यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तिरंगी बर्फी, इसको अभी जीआई टैग मिला। ये प्रोडक्ट किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो तिरंगी बर्फी बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश से। एंड यहां पे याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही अभी टोटल यूपी को टोटल में 13 प्रोडक्ट्स को यहां पे जीआई टैग मिला है। ठीक है, एंड अब यूपी के पास सबसे ज्यादा जीआई टैग हो गए हैं, जो है टोटल ऑफ 75 जीआई टैग्स हो गए हैं। एंड इससे ये वो पहली स्टेट बन गई, या फिर हम बोले विच इज द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स, तो वो यूपी है। तमिलनाडु अब सेकंड पोजीशन पे आ गई है विद 58 जीआई टैग्स। करेक्ट। अगर यूपी के जीआई टैग्स की बात करें, तो यहां पर हमने एक तो देखा तिरंगी बर्फी, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ जीआई टैग्स देखें, फॉर एग्जांपल फूड स्टफ कैटेगरी में देखते हैं, तो बनारस तिरंगी बर्फी, बनारस लाल पेड़ा, जौनपुर इमरती, ये फूड स्टफ में इनको जीआई टैग मिला। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की बात करें तो बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खेरी थारू एम्ब्रॉयडरी, बरेली फर्नीचर, बरेली जारडोजी क्राफ्ट, फिलकुआ होम फर्निशिंग, बनारसी तबला, बनारस शनाई, बनारस म्यूरल पेंटिंग, इनको हैंडीक्राफ्ट में मिला। एंड एग्रीकल्चर की देखें तो चिराईगांव कारोंडा ऑफ वाराणसी, बनारस लाल भरवा मिर्च, ये जो कि रेड पिकल होता है अचार, रेड पिकल चिली। करेक्ट, ये एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट एंड फूड स्टफ, यहां पे टोटल 13 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है अभी रिसेंटली। नेक्स्ट आते हैं बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इन्होंने भी एक एमओयू साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फॉर कॉपरेशन इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन डोमेन्स जैसे आपके सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड ड्रोन्स। तो इन फील्ड में सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड ड्रोन्स, इनके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने या किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बीईएल ने एमओयू एक साइन किया, तो बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, कौन सा आईआईटी रहेगा टू बी स्पेसिफिक, वो है आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। राइट, एंड इन्होंने बीईएल के साथ यहां पे एक एमओयू साइन करा। ठीक है, बीईएल ने आईआईटी दिल्ली के साथ भी एमओयू साइन किया था। राइट, क्यों किया था ये बीईएल ने आईआईटी दिल्ली के साथ ये एमओयू साइन, ताकि जो डीप टेक रिसर्च कर सकें फॉर इंडियन नेवी प्रोडक्ट्स। इंडियन नेवी के लिए टेक्नोलॉजी के ऊपर डीप रिसर्च करने के लिए, डीप प्रोडक्ट रिसर्च, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, एडवांस करने के लिए ये एमओयू साइन किया गया था। अगर यहीं पे बात करें आईआईटी पटना, इन्होंने एसजेवीएन के साथ एमओयू साइन किया था, ताकि जो टनलिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करा जा सके यूजिंग जियोलॉजिकल, एडवांस्ड जियोलॉजिकल मॉडल्स। और आईआईटी भुवनेश्वर की बात करें तो इन्होंने आईआरईडीए के साथ यहां पर एमओयू साइन किया, ताकि जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है
उसके ऊपर इनोवेशन करा जा सके। क्लीन एनर्जी इनोवेशन के ऊपर यहाँ पे काम करने के लिए आईआईटी भुवनेश्वर ने आईआरईडी के साथ एमओयू साइन किया। आईआईटी पटना ने एसजेवीएन के साथ यहाँ पे एमओयू साइन किया। आईआईटी मंडी ने, हिमाचल प्रदेश में जो आईआईटी मंडी है, उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया, ताकि जो आपकी सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, इनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके एंड यहाँ पे प्रोडक्ट्स को डेवलप करा जा सके। करेक्ट, काफी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, मार्क करके चलेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आते हैं डस्ट लेक एक्सरसाइज। हम बात कर रहे हैं डस्ट लेक एक्सरसाइज 2024 की। ये कौन सा एडिशन था अभी? ये 5वां एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का। किन के बीच होते हैं ये एक्सरसाइज? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाता है। फिर आ जाती है लोकेशन, कहां पर हुआ था ये डस्ट लेक का 5th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज? तो ये उज्बेकिस्तान में हमें देखने को मिला था। कब से कब तक हुआ था? 15 से लेके 28 अप्रैल तक ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली थी उज्बेकिस्तान में। ये 5th एडिशन था। अगर बात करें 4th एडिशन ऑफ डस्ट लेक एक्सरसाइज की, तो ये कहां पर हुई थी? तो ये डस्ट लेक एक्सरसाइज उत्तराखंड में हुई थी, पिथौरागढ़ में, इंडिया में हमें देखने को मिली थी 4th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। और अगर बात करें फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वो कब हुई थी? 2019 नवंबर में हमें देखने को मिली थी, उज्बेकिस्तान में हुई थी पहली एडिशन ऑफ डस्ट लेक एक्सरसाइज। देन आ जाता है सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में भी एक्सरसाइज हुई थी। वो क्या थी? सादा तानसिक। ये फर्स्ट एडिशन था इस एक्सरसाइज का, जो अभी 2024 में देखने को मिला था। देन इंडिया और जापान के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है धर्मा गार्डियन। धर्मा गार्डियन ये एक्सरसाइज पहली बार कब हुई थी? फर्स्ट एडिशन 2018 में हुआ था। और धर्मा गार्डियन की अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली धर्मा गार्डियन का कौन सा एडिशन हमें देखने को मिला था? रिसेंटली लेटेस्ट एडिशन कौन सा था? तो धर्मा गार्डियन का वो था आपका 5th एडिशन, जो कि अभी 2024 में हमें देखने को मिला था। धर्मा गार्डियन कहां पर हुआ था? राजस्थान में हुआ था। अगर मैं बात करूं इंडिया और यूके के बीच में होती है अजय वॉरियर। ये अजय वॉरियर एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कहां पर कंडक्ट कराई गई थी? अजय वॉरियर का कौन सा एडिशन हुआ था अभी रिसेंटली अगर आपसे पूछा जाए तो? 2023 में इसका 7th एडिशन हमें देखने को मिला था। पहला एडिशन इसका हुआ था 2013 में। अजय वॉरियर का पहला एडिशन कब हमें देखने को मिला था? वो था 2013 में। करेक्ट, फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस अजय वॉरियर एक्सरसाइज कब हुआ था? 2013 में। राइट, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें फ्रेंड्स, पता होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। तो आप देख सकते हैं 5th एडिशन ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान एक्सरसाइज डस्ट लेक 15 से 28 अप्रैल तक हुई, और कहां पर? उज्बेकिस्तान में। करेक्ट, मूविंग ऑन। और यहीं पे देख सकते हैं जो फर्स्ट एडिशन था डस्ट लेक का, नवंबर 2019 में हुआ था। मूविंग ऑन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप की कमिटी टू ट्रांसफॉर्म जिफ्ट सिटी इनटू क्लाइमेट फाइनेंस हब? जिफ्ट सिटी ये कहां पर? आपकी गांधीनगर गुजरात में रहेगी। तो अभी रिसेंटली IFSCA इन्होंने एक कमिटी सेटअप की इन जिफ्ट सिटी, जो कि क्लाइमेट फाइनेंस हब की तरह काम करेगी, इनटू क्लाइमेट फाइनेंस हब। राइट, ताकि बेसिकली क्या है, क्लाइमेट को फाइनेंस करने के लिए यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाए जाए एंड उनकी फंडिंग करी जाए। इसीलिए IFSCA के द्वारा यहाँ पर ये कमिटी फॉर्म की गई। IFSCA की बात करें तो IFSCA क्या होता है? IFSCA क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स अथॉरिटी। करेक्ट, और इन्होंने कमिटी सेटअप करी जो कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए यहाँ पे पैसा लाएगी, क्लाइमेट को फाइनेंस करने के लिए जो प्रोडक्ट्स की जरूरत है वो लॉन्च करेगी। करेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं जो क्लाइमेट चेंज हमें होता दिख रहा है तो उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, तो पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे जो फाइनेंसिंग की जरूरत है वो यहाँ पे ये नीड को पूरी करेगी। करेक्ट, और जिफ्ट सिटी को ये एक बेसिकली ट्रांसफॉर्म करेगी इनटू अ क्लाइमेट फाइनेंस हब। करेक्ट, यहीं पर आप देख सकते हैं IFSCA इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की एक स्टैंडिंग कमेटी जो प्रिपेयर करेगी फ्रेमवर्क कि हम कैसे लॉन्च कर सकें वेरियस क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंस प्रोडक्ट को। राइट, और जिफ्ट सिटी को यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस हब बनाने की बात की गई। अगर मैं बात करूं सेबी की चेयरपर्सन कौन है? मदाबी पुरी बक। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी आया कब था? सेबी इस्टेब्लिश कब किया गया था? ये डेट क्वेश्चन आ सकता है। तो सेबी इस्टेब्लिश किया गया था 1990। सेबी को इस्टेब्लिश किया गया था एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी 1988 में, लेकिन फिर सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई थी 1992 में। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। IRDAI की बात करें
तो IRDAI को इस्टेब्लिश कब करा गया था? IRDAI को इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में, एंड देवाशीष पांडा जी यहाँ के चेयरपर्सन रहेंगे। RBI की बात करें तो गवर्नर कौन है यहाँ पे? शक्तिकांत दास, ठीक है, RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और RBI को इस्टेब्लिश कब किया गया था, ये क्वेश्चन आ जाए तो 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश करा गया था, ठीक है। और ये कमेटी क्या क्या काम करेगी? जो सेटअप की जा रही है IFSCA के द्वारा, ये काम करेगी ताकि आपका जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड हमें फाइनेंस की जरूरत है वो यहां पर ये इनके द्वारा प्रोवाइड करा जाएगा। एंड जिफ्ट सिटी की बात करें, ये कहां पर लोकेटेड है? गांधीनगर, गुजरात में ये लोकेटेड है, राइट। एंड वन मोर थिंग, IFSCA ये अभी 2020 में ही यहां पे इन्होंने अपना हेडक्वार्टर सेटअप किया, IFS इन गांधीनगर, इन जिफ्ट सिटी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आते हैं, इंडियाज GDP टू ग्रो बाय हाउ मच % इन FY25 अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय PhD-CCI। PhD-CCI के द्वारा, जो कि है PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने अभी एक रिपोर्ट निकाली, विकसित भारत एट 2047, राइट। वाई 2047? क्योंकि 2047 में इंडिया को 100 साल पूरे हो जाएंगे आजादी के, करेक्ट। और इन्होंने बोला कि इंडिया ग्रो करेगा बाय 8 से लेके 8.3% इन फिस्कल ईयर 25, राइट। एंड इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $7 ट्रिलियन की हो जाएगी बाय 2030, एंड 34.7 ट्रिलियन की हो जाएगी ये बाय 2047, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। और यहाँ पे फिस्कल ईयर 25 में इंडिया ग्रो करेगा बाय 8 to 8.3%। यहीं पर अगर हम और डाटा देखें तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 7%, ये 7% की ग्रोथ किन्होंने रिकॉर्ड डिफाइन करी है इंडिया की? तो यहां पर अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया फिस्कल ईयर 25 में 7% से ग्रो करेगा। देन यहां पर मूडीज एनालिटिक्स के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया कि इंडिया इन 2024 ग्रो करेगा बाय 6.1%। एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपना जो फॉरकास्ट था 0.3%, या फिर हम बोले 30 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया टू 6.8%, जो कि पहले था 6.5%, कि इंडिया इतने % से ग्रो करेगा इन FY25। IMF की बात करें, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है इनका। एंड अभी रिसेंटली IMF की जो डायरेक्टर जनरल है उनको रीइलेक्ट कर लिया गया फॉर द सेकंड टर्म। क्या नाम रहेगा? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और हर टर्म जो उनका होता है, एक टर्म जो होता है बेसिकली यहां पर डायरेक्टर जनरल का 5 साल का होता है, करेक्ट। तो ये विकसित भारत 2047 बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, राइट। फिर यहीं पे याद रखेंगे इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा हमें, करेक्ट। इवन हम जानते हैं कि AI की मदद से इंडिया में एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इंडिया AI के सेक्टर की अगर हम बात करें तो टॉप 5 में आ जाएगा। इवन यहीं पर जो इंडिया का एक्सपोर्ट है ये $10 ट्रिलियन टच कर जाएगा बाय 2047। इवन यहीं पर जो इंटरनेट यूज हम अभी करते हैं, अगर हम देखें इंटरनेट यूसेज, तो ये 42% है 2024 में, ये बढ़ के हो जाएगी 82% बाय 2047, राइट। टेक अ नोट ऑफ इट। तो PhD-CCI, PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने रिपोर्ट निकाली विकसित भारत एट 2047 एंड बोला कि इंडिया ग्रो करेगा बाय 8 to 8.3%। नेक्स्ट, IIT कानपुर ने अभी किन के साथ अपने जॉइन हैंड्स किए, मतलब पार्टनरशिप करी विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेलरेट हेल्थ केयर इनोवेशन? तो वो है BFI, ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट। ये बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, करेक्ट। इन्होंने IIT कानपुर के साथ मिलकर अभी जो हेल्थ केयर है उसमें इनोवेशन की बात करी कि कैसे हम हेल्थ केयर सेक्टर में इनोवेशन ला सकते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर को ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो IIT कानपुर एंड BFI के द्वारा ये अभी एक डील साइन हुई। इसी के अलावा अगर हम बात करें अंतारा सीनियर केयर की, तो इन्होंने एक MOU साइन किया। ये जो MOU साइन किया, IIT दिल्ली के साथ MOU साइन किया था ताकि जो सीनियर्स हैं उनकी जो मोबिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके हम सॉल्यूशंस को डेवलप कर सकें। सॉल्यूशंस फॉर मोबिलिटी फॉर सीनियर सिटीजन्स। मैक्स हेल्थ केयर की बात करें, इन्होंने IIT बॉम्बे के साथ यहाँ पे एक टाई अप किया है, MOU साइन किया ताकि हम रिसर्च एंड इनोवेशन ला सके इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। रिसर्च एंड इनोवेशन की बात की इन
हेल्थ केयर इंडस्ट्री। वहीं पर अगर मैं कॉनलेस ग्लोबल की बात करूं तो यहां पे आईआईटी कानपुर ने ही टाई अप किया कॉनलेस ग्लोबल के साथ, एक एमओयू साइन किया ताकि हम यहां पर जो बोन हीलिंग है, बोन हीलिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके एंड नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को ला सके। तो मार्क करके चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के अलावा याद रखेंगे बीएफआई आईआईटी कानपुर ऑफ यूपी, बीएफआई ऑफ बेंगलुरु कर्नाटका एंड एसआईआईसी, राइट। इन तीनों के बीच में भी यहां पे एक कोलैबोरेशन हुआ, करेक्ट। और जो बीएफआई है ये मदद करेगी ताकि जो एसआईआईसी है, एसआईआईसी क्या है आपका स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर, करेक्ट, इसको हेल्प करेगी ताकि आईआईटी कानपुर में भी हम एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको बढ़ावा दे सके। इवन यहाँ पे बीएफआई $150,000 आने वाले 3 साल में कंट्रीब्यूट करेगी फॉर वेरियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स के लिए, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं बीएनपी परिबास। इन्होंने बाय किया फॉसन का 9% स्टेक इन बेल्जियन इंश्योरर्स एजिस फॉर अबाउट 730 मिलियन यूरोस। एंड बीएनपी परिबास कार्डिफ, ये जो इंश्योरेंस डिवीजन ऑफ बीएनपी परिबास फाइनेंशियल ग्रुप, ये स्प्रेड हेड्स द एक्विजिशन। एंड यहां पे याद रखेंगे बीएनपी परिबास विल बिकम द बिगेस्ट शेयर होल्डर्स ऑफ एजिस। नेक्स्ट आ जाते हैं डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत, राइट। ये सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के एंड चेयरमैन है डीआरडीओ के। इनके द्वारा अभी स्पेस को यहां पे लॉन्च किया गया। स्पेस क्या है, ये एक टेस्टिंग हब है फॉर सोनार सिस्टम्स। आप ये देख सकते हैं, सोनार सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए यहां से ये सरफेस से या किसी भी हार्ड सब्सटेंस से रिफ्लेक्ट करके ये वापस वेव्स आपकी जो सोनार है ये वापस आएंगी, जिससे पता लगता है कि आपका इन वेव से पता लगता है कि डिस्टेंस कितना दूर है, राइट। तो ये एक टेस्टिंग हब है सोनार सिस्टम्स के लिए फॉर इंडियन नेवी इन केरला। इसको टेस्ट किया गया था इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। एंड ये स्पेस को लॉन्च किया गया। स्पेस की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अक्यूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन, राइट। किनके द्वारा लॉन्च किया गया, डॉक्टर समीर वी कामत के द्वारा, जो कि चेयरमैन है डीआरडीओ के। मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, करेक्ट। डीआरडीओ की बात करें, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड 1958 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। एंड ये आपका जो स्पेस है, सबमर्सिबल बेसिकली बोले तो सोनार सिस्टम है, ये आपका डाटा कलेक्शन के लिए काम करेगा, सर्वेस के लिए काम करेगा, राइट। आपके एनिमीज को, अगर कोई एनिमीज वेसल है, कोई ड्रोन है नीचे, उसको डिटेक्ट करने का काम करेगा, करेक्ट। इससे हमारी जो सर्वेलेंस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मूविंग ऑन, व्हाट इज द नेम ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल्स फिनटेक ऐप। फिनटेक क्या होता है, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, राइट। तो अभी एक फिनटेक ऐप लॉन्च की गई आदित्य बिरला कैपिटल की, उसका नाम क्या रहेगा, ABCD, आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल, राइट। ये ABCD एक फिनटेक ऐप है जो कि एक डायरेक्ट टू कस्टमर एप्लीकेशन रहेगी, जो आदित्य बिरला के द्वारा लॉन्च की गई। इस D2C प्लेटफॉर्म पे 22 से भी ज्यादा हमें प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे UPI पेमेंट्स, आपका मल्टी अकाउंट पेमेंट्स, लोन के फीचर्स, इंश्योरेंस के फीचर्स एंड वेरियस आपके एनालिटिक टूल्स यहां पर मिलते हैं। जीरो पे की बात करें तो अश्नीर ग्रोवर के द्वारा यहां पर यह नया स्टार्टअप लॉन्च किया गया है जो आपको मेडिकल लोन्स प्रोवाइड कराएगा, राइट। मेडिकल लोन्स के लिए जीरो पे लॉन्च किया गया अश्नीर ग्रोवर के द्वारा। आयरिस की बात करें तो ये येस बैंक के द्वारा एक एप्लीकेशन है, राइट। जीरो पे किसकी एप्लीकेशन है, येस बैंक के द्वारा। ऑल इन वन ये एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी। इंडी ये एप्लीकेशन है इंडसइंड बैंक की, राइट। इंडसइंड बैंक की ये एप्लीकेशन रहेगी इंडी, जहां पर इनका एम है कि हम 1 करोड़ कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करेंगे आने वाले 3 सालों में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है 2024 के एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप वाज हेल्ड वेयर। तो अभी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 की कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी किर्गिस्तान में, राइट। ये आपकी 11 से लेके 16 अप्रैल तक हुई थी किर्गिस्तान में। यहां पर अगर हम बात करें इंडियन रेसलर्स ने टोटल कितने मेडल जीते, तो इंडिया के द्वारा टोटल ऑफ 9 मेडल जीते गए, जिसमें से 4 सिल्वर है एंड 5 ब्रॉन्ज रहेंगे, करेक्ट। यहीं पर अगर हम देखें तो सिल्वर मेडल्स उदित के द्वारा जीता गया इन मेंस फ्रीस्टाइल 57 केजी कैटेगरी, राधिका के द्वारा इन वीमेन 68 केजी कैटेगरी, अंजू के द्वारा वीमेंस 53 केजी कैटेगरी में, हर्षिता के द्वारा वीमेन 72 केजी कैटेगरी में, देन अभिमन्यु के द्वारा इन मेंस फ्रीस्टाइल 70 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल, विकी के द्वारा मेंस फ्रीस्टाइल 97 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल, शिवानी पावर के द्वारा वीमेंस 50 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज,
अंतिम के द्वारा वीमेन 65 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज एंड मनीषा के द्वारा वीमेन 62 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज। फिर इसी के अलावा यहीं पे देखेंगे, अगर हम रैंकिंग देखें टीम्स की रैंकिंग, तो 3 कैटेगरी की रैंकिंग है, ग्रेको रोमन, मेंस फ्री स्टाइल एंड वीमेन रेसलिंग। तो ग्रेको रोमन में ईरान फर्स्ट, किर्गिस्तान सेकंड, जापान थर्ड और इंडिया आ जाता है 11th पोजीशन पे, राइट। मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग की बात करें तो ईरान फर्स्ट, जापान सेकंड, किर्गिस्तान थर्ड और इंडिया यहां पर आ जाता है कौन सी पोजीशन पे, इंडिया की रैंकिंग आ जाती है इन दिस एट 7th पोजीशन। 7th पोजीशन पे हमारा इंडिया है। वहीं पे वीमेन रेसलिंग में जापान फर्स्ट, चाइना सेकंड, मंगोलिया थर्ड और 4th पोजीशन पे आ जाता है हमारा इंडिया इन वीमेन्स रेसलिंग। ठीक, मार्क करके चलेंगे यहां पे। तो हम बात करें तो इंडिया ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में जो कि कजाकिस्तान में हुई 9 मेडल जीते। और यहीं पे अगर मैं 2023 की बात करूं तो जो कजाकिस्तान में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 की हुई थी, वहां पे इंडिया ने 14 मेडल जीते थे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, 18 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड दिस इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स को ही हम वर्ल्ड हेरिटेज डे के नाम से जानते हैं। 18 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है टू एनकरेज लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ताकि जो कल्चरल हेरिटेज की सिग्निफिकेंस है उनकी लाइफ में, आइडेंटिटीज में, कम्युनिटीज में, उसको प्रमोट करने का ये काम करता है। इसकी थीम याद रखेंगे, डिजास्टर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स थ्रू द लेंस ऑफ द वेनिस चार्टर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना आपके क्या व्यूज रहेंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स कुछ वन लाइनर्स पर, जो कि आपका बहुत शॉर्ट सेगमेंट है, बच्चों के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। चलिए स्टार्ट करें। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया न्यू एफडीआई लिमिट्स फॉर सैटेलाइट रिलेटेड एक्टिविटीज अंडर फैमा। सीबीडीटी ने साइन किया रिकॉर्ड नंबर ऑफ 125 एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट्स इन FY24। गवर्नमेंट ने एक पैनल फॉर्म किया टू प्रमोट लॉज फॉर एफिशिएंट माइनिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स और 30 क्रिटिकल मिनरल्स डिफाइन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। देन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने नोटिफाई किया स्पेसिफिकेशन फॉर इफ्कोस यूरिया नैनो यूरिया प्लस, जिसमें 16% का आपका नाइट्रोजन रहेगा। देन यूपी के 13 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला, इंक्लूडिंग तिरंगी बर्फी एंड बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट। एंड यूपी फर्स्ट पोजीशन पे, अब तमिलनाडु सेकंड पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ जीआई टैग्स। देन बीईएल ने एमओयू साइन किया आईआईटी मंडी के साथ फॉर कॉपरेशन इन वेरियस फील्ड। एक्सरसाइज डस्ट लेक की बात करें, इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच हुई 5th एडिशन इस एक्सरसाइज का था। आईएफएससीए ने कॉन्स्टिट्यूट की कमिटी टू ट्रांसफॉर्म जिफ्ट सिटी इनटू क्लाइमेट फाइनेंस हब। India's economy to grow by 8 से 8.3% in FY24 according to PhD CCI। IIT कानपुर एंड BFI ने पार्टनर किया टू एक्सेलरेट हेल्थ केयर इनोवेशन इन इंडिया। BNP Paribas ये बाय करेंगे फॉसन्स का 9% स्टेक इन बेल्जियन इंश्योरेंस एजेस फॉर 730 मिलियन यूरोज। डीआरडीओ चेयरमैन ने इनॉग्रेट किया स्पेस को, जो कि एक टेस्टिंग हब है फॉर सोनार सिस्टम्स फॉर इंडियन नेवी इन केरला। आदित्य बिरला कैपिटल की बात करें तो इन्होंने लॉन्च किया ABCD, ये एक फिनटेक एप्लीकेशन है, राइट। इंडिया ने अभी 9 मेडल जीते इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में, जो कि कजाकिस्तान में हुई। एंड इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स 18 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट, which company has recently received regulatory approval from SEBI for their inaugural category 2 alternative investment fund? तो ये शिवालिक ग्रुप है, राइट। शिवालिक ग्रुप को भी रिसेंटली अप्रूव हुआ रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम द SEBI फॉर देयर इनॉग्रल कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, करेक्ट। एंड इनका एम रहेगा यहाँ पे 300 करोड़ रुपए रेज करना थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, इंक्लूडिंग 150 करोड़ रुपीज फ्रॉम ग्रीन शू ऑप्शन। नेक्स्ट, नेम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या रेगुलेटरी बॉडी दैट हैज रिसेंटली अनवेल्ड प्रभाव, जो कि क्रिसिल्स इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द फंड ऑफ फंड स्टार्टअप्स। तो किसके द्वारा लॉन्च, नेम दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या रेगुलेटरी बॉडी, तो वो है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। इन्होंने अनवेल किया प्रभाव को। मूविंग ऑन, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक $200 मिलियन का लोन अग्रीमेंट विद द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्रह्मपुत्र इंटीग्रेटेड फ्लड एंड रिवर बैंक एरोजन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ असम। तो किस बैंक ने साइन किया ये $200 मिलियन का, तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये $200 मिलियन प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि असम में जो फ्लड एंड रिवर बैंक एरोजन है उसको मैनेज करने के लिए जो प्रोजेक्ट है असम स्टेट में, उसके ऊपर काम करा जा सके। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया का UPI वॉज लॉन्च्ड इन Feb 2024? तो श्रीलंका एंड मॉरिशियस, राइट। इन दोनों कंट्रीज में, और अभी हमें पेरिस भी देखा था, तो यहाँ पे अभी इंडिया का UPI लॉन्च किया गया।
नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया अपना 88 फाउंडेशन डे ऑन 10th of Feb 2024? तो ये रहेगा इंडियन ओवरसीज बैंक। यहीं पर 88 नई ब्रांचेस खोलने की बात की इन्होंने अक्रॉस इंडिया। यहीं पे 3 नए रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए। एक है आईओबी रुपए क्रेडिट कार्ड, आईओबी रुपए प्लेटिनम, आईओबी रुपए क्लासिक, आईओबी रुपए प्लेटिनम एंड आईओबी रुपए सेलेक्ट। तो ये वो 3 कार्ड यहाँ पे लॉन्च किए गए। नेक्स्ट, देन विच म्यूचुअल फंड कंपनी इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला मल्टी फैक्टर बेस्ड ईटीएफ ऑन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स? तो ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? मिराय एसेट म्यूचुअल फंड के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली साइंड अ 588 करोड़ रुपीज वर्थ अग्रीमेंट विद दामोदर वैली कॉर्पोरेशन टू स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन द दामोदर वैली रीजन। तो ये है आरईसी लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया, 588 करोड़ रुपीस वर्थ ये अग्रीमेंट रहेगा, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ रहेगा, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और एनर्जी प्रोजेक्ट्स है वो डेवलप किए जा सके इन द दामोदर वैली रीजन। स्पेसिफिकली बोले तो वेस्ट बंगाल एंड झारखंड रीजन में। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने भी रिसेंटली लॉन्च किया न्यू सेविंग अकाउंट कॉल्ड स्टेलर सेविंग अकाउंट। तो किनके द्वारा ये स्टेलर सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है? फेडरल बैंक के द्वारा ये नया स्टेलर सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक रिसेंटली साइंड अ टर्म ऑफ रेफरेंस विद आरबीआई टू इंटीग्रेट द फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ बोथ द कंट्रीज? तो याद रखेंगे, नेपाल के रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ने, जो कि है नेपाल राष्ट्र बैंक, इन्होंने आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पे टाई अप करा, ताकि एक दूसरी की कंट्रीज में जो हमारा पेमेंट सिस्टम है उसको इंक्रीज करा जा सके और मोर सिक्योर बनाया जा सके। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अलॉन्ग विद एनपीसीआई लॉन्च किया इंडिया का सेकंड यूपीआई एनेबल्ड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क? तो कौन सी कंपनी रहेगी वो है बॉब कार्ड लिमिटेड, राइट। ये मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। इन्होंने एनपीसीआई के साथ मिलके इंडिया का सेकंड यूपीआई एनेबल्ड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। नेक्स्ट, नेम द इंश्योरेंस प्लान दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय एलआईसी फॉर चिल्ड्रन। तो क्या नाम रहेगा? एलआईसी अमृत बाल प्लान 874। ये लॉन्च किया गया है बाय एलआईसी फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। एंड ये जो प्लान है ये डिज़ाइन किया गया है ताकि बच्चों की जो हायर एजुकेशन नीड्स हैं एंड जो फाइनेंशियल नीड्स है उसको मीट किया जा सके। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड देयर 89th बिजनेस कमेंसमेंट डे ऑन 8th of Feb 2024? तो वो रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, राइट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेलिब्रेटेड 89th बिजनेस कमेंसमेंट डे ऑन 8th of Feb 2024 एंड यहाँ पे 89 नए डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च की गई एंड 89th बिजनेस कमेंसमेंट डे को सेलिब्रेट किया गया एज महापरिवर्तन दिवस 2.0। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम IRDAI टू अपग्रेड देयर लाइसेंस टू अ कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर? तो वो है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार ने भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल रिसीव किया फ्रॉम IRDAI टू अपग्रेड देयर लाइसेंस टू अ कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर एंड विद दिस अप्रूवल पॉलिसी बाजार अब अलाउड है टू सेल री इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बिसाइड्स बीइंग अ प्योर प्ले प्लेटफॉर्म फोकस्ड ऑन इंश्योरेंस बाइंग। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया डिजिटल नारी प्लेटफॉर्म टू जनरेट सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर वीमेन? तो वो है पे नियर बाय, राइट। पे नियर बाय ने लॉन्च किया डिजिटल नारी प्लेटफॉर्म टू जनरेट सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर वीमेन एंड इसको लॉन्च किया गया अंडर द लखपति दीदी इनिशिएटिव, ताकि 1 लाख वीमेंस को यहाँ पे रूरल एरियाज में सालाना 1 साल की तनख्वाह को अर्न करने का तरीके या फिर उनको हेल्प किया जा सके टू अचीव दिस। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद IREDA टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। तो ये है पंजाब नेशनल बैंक, राइट। पंजाब नेशनल बैंक ने भी एक MOU साइन किया किसके साथ? IREDA के साथ एंड ये प्रोजेक्ट है ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं अक्रॉस इंडिया उनको प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फ्रॉम द RBI? तो वो है MS स्वाइप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, राइट। इन्होंने रिसीव किया पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फ्रॉम RBI। मूविंग ऑन, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड फ्रॉडलेंट स्कीम्स? तो वो है DBS बैंक, राइट। तो DBS बैंक ने साइन किया MOU इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ IEPFA के साथ टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड फ्रॉडलेंट स्कीम्स। नेक्स्ट आ जाता है होमवर्क पर।
पहला, रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने कार्बन कार्बन नोजल को डेवलप किया फॉर रॉकेट इंजन? कल परसों ही हमने ये किया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IMF व्हाट इज द GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया फॉर FY25? थर्ड, इसरो हैज डिसाइडेड टू अचीव debris free space by which year? Fourth, what is Gaia BH3 recently seen in news? And fifth, recently DRDO organized the first international workshop on emerging technologies and challenges for exoskeleton at which place? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। मैक्स टू मैक्स मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. Also बच्चों, आप सब मेरा कोड विकास 10 यूज कर सकते हैं। ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा ऑन ऑल द कोर्सेज दैट यू विल बी परचेजिंग हमारी एप्लीकेशन पे।